नमस्कार, मैं हूं प्रीता उपाध्याय दीक्षित और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब भी देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ पिपरिया से आशीष पांडे मौजूद है जो पांडे कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। साथ में मौजूद हैं नरेंद्र कटिया जो पांडे कोचिंग क्लास के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल आशीष जी मेरा आपसे है, आप एक शिक्षक हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कितने सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने कोचिंग क्लासेस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बंसल गोयोग एवं बंसल न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं यहां आके इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों का मार्गदर्शन कर पा रहा हूं। मैडम, मैं पांडे कोचिंग क्लासेस का संचालक हूं। इसके साथ साथ विद्यासागर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल भी हम संचालित करते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में विभिन्न कोर्सेज भी हमारे यहाँ से कराए जाते हैं। हमारे यहाँ 9th 10th 11th 12th के लगभग 400 विद्यार्थी प्रतिवर्ष यहाँ पे अध्यापन करते हैं, जिसमें 11th 12th के लगभग 150 विद्यार्थियों का हम गैर संकाय के 150 विद्यार्थियों का यहाँ पर अध्ययन कराते हैं। मैडम, पांडे कोचिंग क्लासेस को लगभग 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमने अनेक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। समय समय पर उनके जो भी डाउट्स उत्पन्न हुए हैं सारे डाउट्स का समाधान किया है। कई विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं और कई विद्यार्थियों को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है और कई विद्यार्थी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एवं कई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की अभी तैयारी कर रहे हैं। जी, नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र, आशीष जी तो हमने जान लिया कि कोचिंग क्लासेस में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि आपके नज़रिए से आप अपनी कोचिंग के बारे में बताइए। मैं भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने पांडे सर को देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां पर आने के लिए मुझे ही चुना, क्योंकि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्र तो बहुत सारे हैं पर उन्होंने मुझे चुना यहां पर आने के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोचिंग में हमारे श्री पांडे सर जी हमें बहुत प्रभावशाली शैली में पढ़ाते हैं। समय समय पर टेस्ट लेते हैं, यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट होते हैं और कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको 2-3 बार बता देते हैं, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से उस सवाल को समझ जाते हैं। और हमारी कोचिंग में जैसे कि बोर्ड परीक्षा में क्वार्टरली, एनुअल और हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरह हमारी कोचिंग में भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल महा टेस्ट होते हैं, जिससे कि हम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में लिखने का एक ढंग अच्छे से सीख जाते हैं। जी, नरेंद्र, आपने कोचिंग के बारे में तो बताया, साथ ही सर का भी जिक्र किया। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं। मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। मेरा मैथ साइंस सब्जेक्ट है और बायो एडिशनल है। जी, आशीष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी कोचिंग में सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्रीम के बच्चे आते हैं। मैम, हमारे यहाँ 9th 10th में तो मुख्यतः मैं मैथ्स का शिक्षक हूँ और 11th 12th में मुख्यतः मेरे पास मैथमेटिक्स के बच्चे आते हैं। जी, नरेंद्र जी, कोचिंग में ऐसे भी बच्चे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि करीब 150 के लगभग बच्चे आते हैं, तो जो हर बच्चा होता है उसकी जो पढ़ने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है तो कोई बहुत अच्छा होता है, लेकिन कह सकते हैं कि कोई बच्चा पिछड़ा होता है। तो आप कैसे हर एक बच्चे पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे पर ध्यान देना उसकी योग्यता अनुसार जितना उसको समझ में आ रहा है बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरह से आप बच्चों को अलग अलग चिन्हित करते हैं कैटेगरी में और कैसे फिर आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं। जी मैडम, कई बार क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं
किसी बच्चे को एक बार समझाने में पूरी समझ में आ जाता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको कोई डाउट्स होते हैं तो उनको साप्ताहिक हम डाउट्स क्लास देते हैं, जिससे कि एक सप्ताह के अंतर्गत जो भी डाउट्स उस चैप्टर या उस टॉपिक में जो भी डाउट्स उनके बने हैं वो सारे डाउट्सों को हम क्लियर कहते हैं। और एवरी दिन जैसे 1 घंटे की 40 मिनट की क्लास होती है तो 5 मिनट लास्ट में एक डाउट्स क्लास का सेशन होता है, जिससे कि कोई यदि उस दिन क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट्स बना हो तो वो उसी दिन भी क्लियर करा देते हैं। जी, नरेंद्र जी आपने जिक्र किया, सॉरी आशीष जी, आपने जिक्र किया कि 40 मिनट की आप एक क्लास लेते हो, उसके बाद 5 मिनट का डाउट सेशन भी होता है, लेकिन इस दौरान कई क्लासेस और कई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बच्चों को बोरिंग लगते हैं। तो आप कैसे बोरिंग सब्जेक्ट को किस तरह रोचक बनाया जाता है, किस तरह से उनको रोचक तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को वो समझ में भी आ जाए और बच्चे बोर भी ना हो? जी मैडम, चूँकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बोर हो ही नहीं सकते, और उसके साथ साथ एक पढ़ाने की एक शैली भी ऐसी है जिससे इंटरटेनमेंट के साथ बच्चे रोचक तरीके से अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें बच्चों को ध्यान लगाना, एकाग्रता से पढ़ना ये तो आवश्यक है, इसके साथ साथ उस चीज़ को गंभीरता से समझना, समझने के साथ साथ उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठाना, जिससे कि वो परीक्षा में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। इसके लिए हम समय समय पे उनको इंटरटेनमेंट क्लास में तो है इंटरटेनमेंट का माहौल भी बनाते हैं, जिससे कि वो चीज़ उनको अच्छे से आसानी पूर्वक तरीके से समझ में आ सके। जी नरेंद्र, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अभी पास ही हैं और मार्च में शायद बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आपने टाइम टेबल बनाया है, और स्कूल और कोचिंग में कैसे आप दोनों को मेंटेन करते हैं, सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? जी, स्कूल और कोचिंग में जो प्रतिदिन पढ़ाया जाता है उसको हम उसी दिन कंप्लीट कर लेते हैं। जी नरेंद्र, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 12th के एग्ज़ाम्स जो होते हैं तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशर आपके ऊपर भी होगा क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, अच्छे नंबर स्कोर करना होता है, और टीचर्स का भी होता है, अपना खुद का भी होता है कि अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। तो प्रेशर कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी होगा। तो कोचिंग किस तरह से आपका प्रेशर कम करने में आपकी मदद करती है? मैम, जो हम स्कूल में समझते हैं वो कोचिंग में जाके उसको भी समझते हैं, तो 2 बार समझने में हमारा जो भी कॉन्सेप्ट रहता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और रही प्रेशर की बात, तो जब हमारा सेशन चालू होता है स्टडी का, जैसे 12th क्लास है, जब हमारी पढ़ाई शुरू से ही चालू होती है और जब से ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो हमारे ऊपर बोर्ड परीक्षा के आते आते हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं रह पाता है और हम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं और पेपर के पहले हमारे ऊपर से तनाव हट जाता है। जी आशीष जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि 12th का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं, तो नरेंद्र ने तो बता दिया कि किस तरह से वो प्रेशर को दूर रखते हैं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देते। आपकी कोचिंग में आपके जो तमाम जो टीचर वहाँ पर शिक्षक मौजूद है, वो बच्चों की किस तरह से मदद करते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर भी ना बने और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके? जी मैडम स्टार्टिंग से ही प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक यूनिट का टेस्ट लेते चले जाते हैं, जिससे कि बच्चे के ऊपर कभी भी प्रेशर ना बने। आमतौर पे ये देखा गया है कि जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक होता है तो अनेक विद्यार्थी दबाव में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो हम क्या है, स्टार्टिंग से ही उनकी ऐसी प्रिपरेशन कराते हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का तनाव ना आए। इसके साथ साथ मैं अपने उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ जो चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, और यदि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव या दबाव आ गया है तो वो अपना तनाव और दबाव कैसे पूरा करें। सर्वप्रथम तो ये देखें कि अब हमारे पास कितना समय बचा है और इतने समय में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। आपके पीछे जो हो गया, पीछे के एग्ज़ामों में जो मार्क्स आए हैं वो अलग विषय है, लेकिन अब हमारे पास जो भी दिन का काउंटिंग में बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, उनमें हम क्या अपना अच्छा कर सकें। सर्वप्रथम तो विद्यार्थी जीवन में स्वयं से चैलेंज लेना सीखना पड़ेगा कि इतने कम समय में अब हम अपने आप को क्या चैलेंज दें कि हम उसको पूरा कर सकें, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान कोई भी काम कर सकता है, बशर्ते उसमें लगन हो और वो करने का हौसला रखता हो।
बिल्कुल आशीष जी, बहुत सही बात बोली आपने कि इस दुनिया में कुछ भी काम असंभव नहीं। अगर लगन से किसी काम के पीछे जुट जाए तो वो काम अवश्य ही पूरा हो जाता है। आशीष जी, जिक्र हम कर रहे थे मेंटल प्रेशर का जो बच्चों के ऊपर आ जाता है एग्ज़ाम के टाइम पर, और आपने बताया भी बखूबी उस चीज़ को कि बच्चे किस तरह से उस चीज़ से दूर रहे और कैसे समय से अपने सिलेबस को पूरा कर लें। आशीष जी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ कि आप शिक्षक हैं, जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं और ख़ासकर जब 12th का एग्ज़ाम हो तो जितना प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर होता है अच्छा स्कोर करने का, उतना ही प्रेशर कहीं ना कहीं टीचर आप जैसे शिक्षकों के ऊपर भी होता है, क्योंकि बच्चों को अच्छा स्कोर कराना आप लोगों के ऊपर, उस चीज़ का आप लोगों के ऊपर रहता है। तो कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखते, क्योंकि जब आप जैसे शिक्षक स्ट्रेस से दूर रहेंगे तभी तो बच्चे भी स्ट्रेस से दूर रह पाएंगे। जी बिल्कुल मैडम, कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसा परीक्षा का समय नज़दीक आ जाता है वो तनाव में आ जाते हैं। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी आप जो अध्ययन कर रहे हैं कंटिन्यू उसका यदि आप अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, और आपका एक बार आत्मविश्वास बढ़ गया तो आपके ऊपर तनाव या दबाव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए मैडम हम कई बार कोचिंगों में बच्चों को मार्गदर्शन की क्लास भी देते हैं, या उनको कई बार उनके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे कि उनके ऊपर किसी प्रकार का तनाव ना बने। समय समय पे टेस्ट लिए जाते हैं, और हमारी कोचिंग का एक प्रतिभा सम्मान समारोह होता है। उस प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रति वर्ष जो बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, साथ साथ हमारे यहाँ कोचिंग में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक जो विद्यार्थी लेके आते हैं उनको हम आर्थिक मदद के रूप में 10,000 रुपये की नगद राशि एवं पुरस्कार देते हैं। जी आशीष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेशर से, स्ट्रेस से आप दूर रखते हैं? जी मैडम, इसके लिए हम बच्चों की पहले से ही तैयारी कराते हैं, और तैयारी के साथ साथ लास्ट टाइम में जब हम उनका कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन कराते हैं, और रिवीजन में जो बच्चे जो कमी कहते हैं उन बारीकों को हम टेस्ट के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि कोचिंग तो आप जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और क्या आप अपने आप को रिफ़्रेश रखने के लिए आप क्या और एक्टिविटीज़ करते हैं? क्या आपकी हॉबीज़ हैं और आप क्या कुछ करते हैं? स्कूल और कोचिंग के अलावा मैम मैं अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए सुबह पर डे 40 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ जी, और मैम पर डे घूमने भी जाता हूँ, और 1 घंटे अपने आप को देता हूँ जिससे मैं फ्रेश रह सकूँ। तो क्या आप नरेंद्र सोशल मीडिया का यूज़ भी करते हैं? जी मैम। तो आप पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं या सिर्फ दोस्तों से चैटिंग करने के लिए, बातचीत के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? मैम पढ़ाई के लिए भी करते हैं और सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा मनोरंजन के लिए भी करते हैं। जी आशीष जी, बात सोशल मीडिया की चल रही है, तो आप बताइए कि सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं छात्र जीवन में खासकर? जी मैडम, छात्र जीवन में मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया का उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको अनेक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी विषय को लेके जब आप सोशल मीडिया पे उस विषय के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को खास तौर पे सोशल मीडिया के जो अभिशाप हैं या सोशल मीडिया के जो दुष्परिणाम हैं उनसे भी विद्यार्थियों को बच के रहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों का केवल लक्ष्य पढ़ाई और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, लक्ष्य को प्राप्त करना, केवल ये उनका मूल आधार होना चाहिए। नरेंद्र, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको ऑनलाइन मोड की क्लासेस पसंद है या ऑफलाइन क्लासेस? मैम मुझे ऑफलाइन क्लासेस पसंद है, क्योंकि मैम ऑफलाइन क्लासेस में जो भी हमारा डाउट रहता है वो हम बिना जिज्ञासा के सर से पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास में ऐसा रहता है कि नेटवर्क का इशू भी हो जाता है कभी कभी, और सर हमारे सापेक्ष भी नहीं हो पाते, और हम ऑनलाइन मोड में अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो पढ़ाई का माहौल है वो भी नहीं बन पाता है। जी। ऑफलाइन मोड में हमारे साथ हमारे दोस्त रहते हैं, प्रतिद्वंदी रहते हैं, जिनको देखकर हम और मोटिवेट होते हैं कि हम इनसे अच्छा करें। जी, इसलिए मैम ऑफलाइन क्लास बेटर है ऑनलाइन क्लास से। जी नरेंद्र, मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ कि आप टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? मैम बंसल कॉलेज से कुछ समय पहले, एक 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ टीचर्स आए थे, फैकल्टी आए थे, जिन्होंने मैम छोटे छोटे गाँव में जाकर, जैसे हमारे यहाँ पर आए थे, और उन्होंने हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन, इसके बारे में मैम हमें जागरूक किया, क्योंकि हमारे छोटे छोटे गांव में
इन चीज़ों को मैम समझ नहीं पाता है कोई और हमें जागरूक नहीं कर पाता है, तो उन्होंने हमें आकर यहाँ पर जागरूक किया। और बंसल कॉलेज द्वारा मैम लगभग 1-1.5 महीने पहले हमें उनके कॉलेज में घुमाने के लिए भी लाया गया। बंसल कॉलेज में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उनका मुख्य विषय है। जी आशीष जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप टेक्निकल एजुकेशन में बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? जी मैडम, टेक्निकल एजुकेशन वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें टेक्निकल शिक्षा ना हो। टेक्निकल शिक्षा वर्तमान समय में अति आवश्यक है और टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। इसमें बंसल ग्रुप की अत्याधुनिक आवश्यक भूमिका है, क्योंकि बंसल ग्रुप नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थियों के सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ साथ प्रायोगिक पढ़ाई पर भी उतना ही विशेष बल देता है और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल देता है। बंसल ग्रुप कि हमारे सोहागपुर तक बसेस भी आती हैं, जिसके माध्यम से ऐसा कोई विद्यार्थी जो यहाँ भोपाल में या मंडीदीप में रह कर नहीं पढ़ सकता, वो बसों के माध्यम से आवागमन कर सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। जी नरेंद्र, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आप 12th क्लास में हैं, तो आपने अपने भविष्य के लिए क्या सुनिश्चित किया है? किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? जैसा कि मैम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के आधुनिक युग में सबसे बेटर फील्ड में काम कर रही है। जैसे कि मैम अभी कुछ समय पहले कोरोना में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी वैक्सीनेशन वगैरह और भी सभी मशीनों के द्वारा हमारा कोविड का चेकअप हो पाया। और मैम मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ से ही सी एस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ जी। और मैम मेरा मैथ क्लास प्रिय सब्जेक्ट है, तो मैं अपना करियर इसी क्षेत्र में बनाना चाहता हूँ। जी आशीष जी, जैसा कि नरेंद्र ने जिक्र किया अपने इंटरेस्ट का कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं आपकी कोचिंग में, तो किस तरह से आप बच्चों के करियर को लेकर आप उनकी काउंसलिंग करते हैं? जी मैडम, सबसे पहले तो जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं एवं जो पालक अभिभावक मुझे देख रहे हैं, उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी जीवन में उनकी रुचि के अनुसार वो अपना सिलेक्शन कहें कि हमको किस फील्ड में जाना उचित रहेगा। कई विद्यार्थी मैडम ये देखा गया है और जाना गया है कि कई विद्यार्थी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या फ्रेंड जिस दिशा में जाना चाहता है उसी दिशा को वो भी चुन लेते हैं, लेकिन उस दिशा में उनकी कितनी रुचि है और वो उस रुचि के हिसाब से भविष्य में क्या कर पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन बच्चों को अपनी जिस विषय में रुचि है और जिस विषय में उनका इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। और अपने रुचि के अनुसार और अपने इंटरेस्ट के अनुसार यदि विद्यार्थी अपने लक्ष्य का निर्धारण करेगा तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। जी आशीष जी, बहुत अच्छा मंत्र आपने दिया है जो विद्यार्थी अभी इस समय देख रहे होंगे। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो 11th-12th तक भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस करियर में जाना है, पता नहीं होता, असमंजस की स्थिति देखी जाती। कई बार वो जो डिसाइड कर लेते हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि अपनी रुचि के हिसाब से आप फील्ड डिसाइड कर लीजिए कि आपके किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट रहता है उसमें पेरेंट्स मना करते हैं, उसमें पेरेंट्स का रुझान उतना नहीं देखा जाता। तो आप किस तरह से पेरेंट्स की आप काउंसलिंग करते हैं और किस तरह से आपकी कोचिंग में जो बच्चे आते हैं आप उनके पेरेंट्स की भी आप काउंसलिंग करते हैं? जी मैडम, कई बार कोचिंगों में ये देखा गया है, क्लास में जब बच्चे क्लास में होते हैं तो उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में सर्वाधिक है और उनके अंक किस सब्जेक्ट में सर्वाधिक आए हैं, उसको लेके हम उनके पालक अभिभावक को समय समय पे अवगत कराते हैं और उनको अवगत कराने के साथ साथ उनको ये गाइड देते हैं कि ये बच्चा आपका यदि इस दिशा में आगे जाएगा तो निश्चित ही इसको सफलता मिलेगी। बिल्कुल आशीष जी, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। जब भी उनसे सवाल अगर पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में, क्या आपके करियर प्लानिंग है, तो वो कुछ बता नहीं पाते, वो ये बोलते हैं अभी सोचा नहीं, देखेंगे आगे। तो आप किस तरह से ऐसे बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? ऐसी स्थिति में मैडम समय समय पे क्लास के दौरान ही हम उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आपको किस फील्ड में जाने से किस फील्ड में जाने से आपका भविष्य कैसा रहेगा। तो उस आधार पे साथ साथ बच्चे के मन में जो कई सवाल ऐसे छुपे बैठे होते हैं उनका भी हम समय समय पे समाधान करते हैं, जिससे कि उनको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में आसानी होती है।
बिल्कुल, आप समय समय पर समाधान करते हैं और अगर सही समय पर बच्चों को मार्गदर्शन मिल जाए कि उनको भविष्य में क्या करना है, तो बहुत कुछ वो जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, जिससे आगे उनको भविष्य में दिक्कत नहीं देखी जाती। नरेंद्र, बहुत सारे दर्शक इस समय देख रहे होंगे जो स्टूडेंट होंगे आप ही की तरह, आप क्या मैसेज सबको देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है तो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही करें, और वहाँ की एक्टिविटी पर तो हम आगे ध्यान दे ही लेंगे, पर हमारा अभी मेन जो विषय है वो है हमारी बोर्ड परीक्षा। तो हम हमारी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए उसके लिए पूरी जी जान लगा दें और उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जी, आशीष जी, मैं सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान दौर में इसकी क्या उपयोगिता आप समझते हैं? जी मैडम, वर्तमान समय में ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में टेक्निकल शिक्षा ना हो। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा ना हो। जी, आशीष जी, बहुत सारे स्टूडेंट आपको इस समय देख रहे होंगे, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हैं कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं आधुनिकता का दौर है, कई फील्ड जो जैसे पहले रहता था इंजीनियरिंग, मेडिकल, लेकिन उसके अलावा भी कई दरवाजे अब विद्यार्थियों के लिए खुल रहे हैं, तो आप क्या ऐसा सुझाव देना चाहते हैं कि 12th के बाद वो किस और क्षेत्र में बच्चे जा सकते हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक है बेटा। सबसे पहले तो आपका जो समय बचा है, अब इस समय में हम अपने जीवन का क्या अच्छा कर सकते हैं और कितने अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं, इस पे हमको मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। निश्चित ही आप यदि इस 2 महीने में मन लगा के पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, और जब आपको सफलता मिलेगी तो आपका भविष्य ब्राइट होगा। जी, आशीष जी, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, आप एक कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं और साथ ही आप एक स्कूल में शिक्षक भी हैं, तो आप कोचिंग में भी पढ़ाते हैं और एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं। तो क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के लिए सही कोचिंग, सही स्कूल का चुनाव कर रहे हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा स्कूल और कौन सी कोचिंग आपके बच्चे के लिए सही रहेगी? तो क्या आपकी टिप्स रहेंगी कि किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए किसी भी अच्छी कोचिंग या अच्छा जो स्कूल होता है वो डिसाइड करने से पहले? जी मैडम, मैं पांडे कोचिंग क्लासेस का संचालक हूँ, इसके साथ साथ विद्यासागर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल का भी संचालक हूँ। तो मैं कोचिंग और स्कूल दोनों का संचालक हूँ। तो इस नज़रिए से मैं ये सभी पालक अभिभावक को बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऐसे स्कूल का चयन करें जहां आपके बच्चे को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा का भी अध्ययन कराया जाए। और वर्तमान समय में मैडम ये देखा गया है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है और वो निश्चित ही अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा, लेकिन कई बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर जब पहुंच जाते हैं तो वो अपने परिवार के, अपने आदर्श, अपने सिद्धांत, अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे सभी पालक अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे स्कूल और ऐसी कोचिंग का आप चयन करें जहां पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों में संस्कार देने का भी काम किया जाए, क्योंकि वर्तमान परिवेश में यह देखा गया है कि बच्चों में संस्कार, बच्चे शिक्षित तो होते चले जा रहे हैं, उनके अंदर शिक्षा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर संस्कारों की कमी है। तो मैं सभी पालक अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार का होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई और संस्कार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि बच्चा बहुत अच्छा है निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने के साथ साथ उसके अंदर संस्कार और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे परिवार का जो मर्यादाएं हैं, उनका ध्यान वो रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी कोचिंग और स्कूलों का आपको चयन करना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, सही कहा आपने, क्योंकि शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं, अगर आप शिक्षित तो हैं लेकिन अगर आप में संस्कार नहीं है, आप में मर्यादाएं नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा आपका काम में नहीं आएगा। शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। आशीष जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ही लेना चाहती हूँ, क्या आप आखिरी मैसेज तमाम दर्शकों को देना चाहते हैं? जी मैडम, मैं बंसल न्यूज के इन लक्ष्य कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि बेटा, समय के प्रति हमेशा आप सजग गए हैं। समय
कि मर्यादाओं को समझें, क्योंकि एक बार समय आपके हाथ से निकल गया दोबारा वापस नहीं आएगा। अभी आपके पास जितना भी समय बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है, इसमें आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ें और अपना पूरा 100% देने का प्रयास करें। उसके बाद निश्चित ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ साथ अपने सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं, जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, कोई हमारा टारगेट होता है, कोई गोल होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम उसकी ओर जब अग्रसर होते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। कई प्रकार के त्याग करना पड़ता है, कई प्रकार का बलिदान देना पड़ता है। अभी जो आकर्षक, जो बाहरी आकर्षक है, उसको कुछ समय के लिए त्याग दें, उसका बलिदान दे दें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। चूँकि अभी बसंत आने वाला है और बसंत आने से पूर्व पूरे मौसम में पतझड़ आ जाती है और सारे पत्ते, फूल सब सूख जाते हैं। तो जब मौसम आता है तो निश्चित ही पूरा प्रकृति पुनः हरी भरी हो जाती है, अच्छी सुंदर दिखाई देने लगती है। तो ऐसे ही आप यदि लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी। उन कठिनाइयों का आपको बहुत अच्छे से सहजता से समाधान करना है। बहुत अच्छी आपने व्याख्या की है लक्ष्य को लेकर, और अगर लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो तमाम कठिनाइयों को, चुनौतियों को तो पार करना ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र, हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।